चलो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का क्या था, क्या प्रभाव था। वाकाटक का तो हम लोग देखे थे कि गुप्तों के अधीन थे, है ना। देखो छत्तीसगढ़ में ना गुप्त सीधे तो नहीं किए शासन, है ना, लेकिन यहाँ पे जो वंश ने शासन किया उसको कहीं ना कहीं गुप्तों के अधीन माना जाता है। ठीक है, जैसे वाकाटक का एक क्षेत्र में था वो गुप्तों के अधीन माने जाते हैं। आगे आएगा राजऋषि तुल्यकुल, जब हम स्थानीय वंश पढ़ेंगे राजवंश, वो भी गुप्तों के अधीन पता चलता है। ठीक, गुप्तों की कुछ सिक्के, है ना, स्थापत्य की जानकारी हमको यहाँ मिलती है, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो पहले तो गुप्त वंश में छत्तीसगढ़ को दक्षिणापट के अंतर्गत रखा जाता था। ठीक, और दंडकारण्य वाला एरिया महाकामताल कहलाता था। ठीक, अभी अपन देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन सीधे पूछता है ना, मतलब अगर पेपर को हल्का करेगा और ऊपरी लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, और थोड़ा सा डीप जाएगा तो फिर आगे जैसे पढ़ते जाएंगे ना तो पता चल जाएगा डीप कहाँ हो रहा है। देखो पहले देखते हैं कि इसके सिक्के कहाँ से मिले हमें। ठीक, गुप्तकालीन काफ़ी सारे सिक्के मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं देखते हैं। देखो पहला है आपका बाना बरद, दुर्ग से मिले हैं 20 सिक्के मिले। ठीक, किसके किसके मिले? एक सिक्का मिला है समुद्रगुप्त का, एक सिक्का मिला है रामगुप्त का, और बाकी जो मिले हैं आपके ये मिले हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के। ठीक, इस रामगुप्त को ही कणचगुप्त भी कहते हैं, ध्यान रखना। रामगुप्त को ही क्या कहते हैं? कांचगुप्त। एक्चुअली क्या है, जो समुद्रगुप्त है ना, छत्तीसगढ़ में समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था। प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। तो यहाँ पे दो राजा थे, कौशल का राजा था महेंद्र सेन, ठीक, और नल वंश का शासक था व्याघ्रराज। इन दोनों को इसने पराजित किया और इन दोनों का उल्लेख कहाँ पे है? प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने लिखी है। कहा जाता है कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बेटे थे। ठीक, रामगुप्त की स्टोरी कुछ ऐसी है। रामगुप्त का शासनकाल अल्पकालीन था, 4 साल के लिए था इसका शासन। कहा जाता है कि ये ना थोड़ा सा वो था, कायर था। इसकी बीवी को शक उठा के ले गए थे। ठीक, ये कुछ नहीं कर रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को गुस्सा आया, वह गया शकों को मारा, शकों को पराजित किया। इसकी बीवी का नाम था ध्रुव देवी, उसको लेके आया, उससे विवाह कर लिया। प्रभावती भी रामगुप्त की बेटी थी, जो बाद में फिर चंद्रगुप्त की द्वितीय की बेटी कहलाती है। ठीक, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको भी मार दिया था। ठीक, ऐसी थी इनकी स्टोरी। तो इसका शासन करीब 4-5 साल का था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन शुरू हो गया था। फिर हम पढ़ते हैं, वाकाटक पढ़े तो हमने देखा था नरेंद्र सेन के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो प्रभावती थी उसका विवाह हुआ है ना। देखो पिटाईवल्द रायपुर में 40 सिक्के मिले हैं गुप्त समय के। आरंग में आपको मयूर जड़ित, ठीक, मयूर सिक्का रत्न जड़ित मिला है। ये सिक्का किसका है? ये सिक्का है तुम्हारा कुमारगुप्त का। ठीक, ये सिक्का किस राजा का है? कुमारगुप्त का। चंद्रगुप्त के बाद राजा बनता है। ठीक, ये सिक्का है कुमारगुप्त का। एक जगह का नाम है खरसिया, रायगढ़। यहाँ से धनुर्धारी प्रकार का सिक्का मिला है। ठीक, ये धनुर्धारी सिक्का विक्रमादित्य का है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। मतलब ये जो विक्रमादित्य है वो कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसकी उपाधि एक और है शकारी। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर इसको क्या है डिटेल से देखेंगे कि क्या है। ठीक, इसके बाद एक जगह है
पीतेबंद, ठीक, ये जगह राजिम के पास में है और यहाँ से करीब सिक्के मिले हैं 49। इसमें से 46 और 3 के 2 पार्ट करो। जो 46 सिक्के हैं ये सिक्के हैं कुमारगुप्त के और 3 सिक्के हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक। 46 सिक्के किसके हैं? कुमारगुप्त के और ये आपका चंद्रगुप्त सेकेंड के। तो ये पूरा फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो तुमको याद करनी पड़ेंगी, ठीक। इसके बाद एक ग्राम है खरेनाल, ठीक, बलौदा बाजार में स्थित है ये ग्राम। यहाँ से 53 सिक्के मिले हैं कुमारगुप्त के। तो अगर इस आंकड़े को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको देखने में समझ में आएगा कि हमें छत्तीसगढ़ में कुमारगुप्त के बहुत ज़्यादा सिक्के मिले, ठीक। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके भी चलना है, ठीक। ऐसा नहीं कि जो चीज़ लिखे सीधा सीधा पूछ लेता है। हमको जब भी कुछ चीज़ें पढ़ाना है ना तो थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो कि चीज़ें मतलब क्या है, कहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। क्वेश्चन कहीं से भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्थापत्य में देखेंगे इस काल का, तो स्थापत्य में 2 मंदिर आते हैं। एक है आपका देवरानी जेठानी का मंदिर, ठीक, और दूसरा है पुजारी पाली का केवटिन मंदिर, ठीक। ये 2 मंदिर का इन राजाओं ने नहीं बनवाया, लेकिन यह इसी काल का है। जो इन मंदिरों का काल निर्धारण किया गया है वह गुप्त काल के आसपास का समय आता है, ठीक है। इसमें एक मंदिर है और आपका स्वर्णेश्वर महादेव मंदिर राजिम, ठीक, ये भी आपका इसी काल, इनका काल निर्धारण किया गया है क्या? ये आपका गुप्त काल। जरूरी नहीं कि गुप्त शासकों ने बनवाए हैं, पर इसी समय का इसका स्थापत्य है। मतलब जो भी ये मंदिर बने हो इसी काल पे बने हुए हैं। तो स्थापत्य में हमने 3 मंदिर देखा, देवरानी जेठानी मंदिर, पुजारी पाली का आपका केवटिन मंदिर, ठीक, और ये क्या स्वर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो इतना चीज देखा। चलो अब गुप्त वंश के शासक को देख लेते हैं जिनका जिनका हमारे यहाँ से संबंध रहा है। तो सबसे पहले आता है जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से पड़ता है, वो है समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त को पता है आपको कि क्या था? महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत सारे आक्रमण करता था इधर उधर। इसने दक्षिण भारत पे विजय आक्रमण करने वाला पहला शासक था उस काल का, ठीक। नेपोलियन भी इसलिए इसको कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ पे भी आक्रमण किया। छत्तीसगढ़ में 2 राजा का नाम कौन कौन? महेंद्र सेन, व्याघ्रराज। महेंद्र सेन राजा था कौशल का, और जो व्याघ्रराज था तो समुद्रगुप्त था, इसने आक्रमण किया। छत्तीसगढ़ 2 पार्ट में था, एक जिसको हम पढ़ते हैं जो कौशल प्रांत है जो बीच का, और दूसरा आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र। तो जो नल वंश थे वो दंडकारण्य क्षेत्र में थे, तो वहाँ के राजा व्याघ्रराज को हराया, और कौशल के राजा किसको? महेंद्र सेन को हराया। समुद्रगुप्त जब रुका था तो बोलते हैं जो महासमुंद जो जगह का नाम है ना, ये महानदी के किनारे अपना शिविर डाला था, और उसी के कारण ये जगह का नाम क्या पड़ गया था? महासमुंद, ठीक। वो समुद्रगुप्त के कारण ही बोलते हैं इसका नाम महासमुंद पड़ा। तो वहाँ पे इसने डाला था। वहीं पे पास में एक गाँव है कोपरा, जहाँ पे इसकी पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक।
ठीक है, तो कोपरा ग्राम को ध्यान रखना, वहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बनता है रामगुप्त। इस रामगुप्त का नाम ही हमने देखा कि क्या है, कांचगुप्त है। छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, छत्तीसगढ़ में इसका एक सिक्का मिला है हमको बानाबरद दुर्ग में। ठीक, इसके बाद पहुंच जाता है चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है, एक तो इसके सिक्के मिले हमें, ठीक, 18 सिक्के हमको कहाँ से मिल गए, बानाबरद से मिले हैं। ठीक, हमको और क्या पीतेबंद से मिले इसके सिक्के। ठीक, इसकी बेटी प्रभावती का विवाह हुआ था नरेंद्र सेन सेकंड से। ठीक, नरेंद्र सेन सेकंड कौन है, वाकाटक वंश जो हमने देखा था। ठीक, इसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। फिर इसी समय यहाँ से कालिदास जाता है कहाँ, वाकाटक वंश के राजधानी, और कहाँ पर रुकता है हमारे यहाँ, रामगढ़ की पहाड़ी पे। वहाँ पे क्या करता है वो, मेघदूत की रचना करता है। उस पहाड़ी को रामगिरी बोलता है। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा शासक का पता चलता है हमारे यहाँ, कुमारगुप्त का। ठीक, कुमारगुप्त का क्या पता चलता है, हमको सिक्के ही मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हमने लिखे हैं, पिटाईबंद में 40 सिक्के मिले हैं, पीतेबंद गांव में 46 सिक्के मिले हैं। ठीक, और खेरनाल ग्राम में इसके 53 सिक्के मिले हैं। खेरनाल ग्राम कहाँ पे, बलौदा बाजार में। ठीक, इसके बाद हमको छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख मिलता है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सरभराज का वर्णन मिलता है। ठीक, ये सरभराज अभी आगे चल के छत्तीसगढ़ में सरभपुरी वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक, इतना हमको गुप्त वंश में देख के रखना है, इतनी जानकारी को। ठीक, इससे बाहर कहीं जानकारी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हम जो वंश देखेंगे ना, वो छत्तीसगढ़ का सरभपुरी वंश अभी नहीं देखेंगे। सरभपुरी वंश हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ का एक स्थानीय वंश है उसके बाद देखेंगे, क्योंकि उस स्थानीय वंश को कहा जाता है कि सरभपुरियों ने ही, मतलब वाकाटकों ने नष्ट किया, और फिर वाकाटकों के सामंत सरभपुरी थे, उन्होंने फिर यहाँ पे कब्जा किया। ठीक, तो पहले हम उस वंश को जान लेते हैं जो छत्तीसगढ़ में क्या रहा, पहला छत्तीसगढ़ का स्थानीय वंश था। ठीक, इस वंश का नाम है राजऋषि तुल्य वंश। ठीक, क्या नाम है, राजऋषि तुल्य वंश। ये स्थानीय राजवंश था छत्तीसगढ़ का। ठीक, इसकी अगर स्थिति देखी जाए तो यह सिरपुर आरंग के आसपास था। ठीक, आरंग, सिरपुर से लेके पूरा आरंग वाला एरिया, रायपुर आरंग सिरपुर वाले एरिया में था ये। ठीक, इसका जो काल था वह था 4वीं से 6वीं शताब्दी। जब 4वीं 7वीं शताब्दी देखते हैं तो ये गुप्तों का काल भी है ऊपर। ठीक, तो गुप्तों के समकालीन भी थे। ये माना जाता है ये वंश किसके, गुप्तों के अधीन था। अच्छा, समुद्रगुप्त ने जब छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में जो उसकी नीति थी वो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति थी। ठीक, उसने हर जगह आक्रमण के लिए ना कुछ अलग अलग नीतियां बनाई थी। ठीक,
इसमें जो दक्षिणापथ के लिए उसने नीति बनाई थी, उस नीति का नाम है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। उसमें क्या होता था, वो राजा को हराता था, तो उसके बाद उसको क्या कर देता था, फ्री कर देता था, छोड़ देता था, मतलब सिर्फ अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए उसने ऐसा किया। ठीक है, चले आगे। देखो, इस शासन का ना एक ताम्रपत्र मिला है आरंग में, और ये ताम्रपत्र का है भीमसेन सेकंड का, और इसी ताम्रपत्र में इसकी क्या दी गई है, वंशावली दी गई है। इसके वंशावली में टोटल 5 राजा आते हैं, सुरा, दायित, विभीषण, भीमसेन, दायित, भीमसेन, ऐसे ही नाम याद रखना ना। सुरा, दायित, विभीषण, जहां 2 बार नाम आए, पहले वाले को पहला दे दो, दूसरे वाले को सेकंड बोल दो। भीमसेन पहली बार आया, भीमसेन दूसरी बार आया। ठीक, ये टोटल 6 शासक बताते हैं इस वंश के। आरंग ताम्रपत्र किसका है, यह है भीमसेन द्वितीय का। इस ताम्रपत्र को जारी किया गया था सुवर्ण नदी के किनारे। ये सुवर्ण नदी कौन सी है, इसमें लोगों को मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जांजगीर चांपा में जो सोन नदी है, उसी को सुवर्ण नदी कहा गया है। ठीक, तो एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि ये वही नदी है, पर उस ताम्रपत्र में लिखा गया है कि यह जो ताम्रपत्र है वो सुवर्ण नदी से जारी किया गया है। और इस ताम्रपत्र में हरिस्वामी और वोप स्वामी को क्या है, ग्राम दान देने का उल्लेख है। ठीक, हरिस्वामी और वोप स्वामी को क्या है, ग्राम दान देने का उल्लेख है कि जो भीमसेन द्वितीय है उसने हरिस्वामी और वोप स्वामी को क्या किया, ग्राम दान दिया उनकी आजीविका के लिए। कैसे पता चला कि ये गुप्तों के अधीन है, क्योंकि इन लोग प्रयोग करते थे गुप्त संवत का। ठीक, गुप्तों की जो संवत था, गुप्त संवत, उसका प्रयोग करते थे। गुप्त संवत कब से चालू होता है, 319 ईस्वी से। ठीक है, एक और मत है, कुछ लोग इन्हें बौद्ध राजाओं का मांडलिक भी मानते हैं। ठीक, क्या मानते हैं, बौद्ध राजाओं के मांडलिक। इनकी राजमुद्रा का कौन थी, सिंह थी। राजमुद्रा मतलब राजा का जो निशान है, जो सील लगाता था वो पत्रों में, उसमें उसकी क्या था, वह सिंह थी, मतलब सिंह का आकार था उसका। ठीक है, इस राजवंश में हमको इतना देखना है। चलो, इसी बीच, इसी टाइम पीरियड पे ना एक छोटे से वंश की जानकारी मिलती है, जिसका बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता यहाँ राजीव में। इसका नाम है पर्वत द्वारक वंश। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 राजाओं का वर्णन मिलता है। एक है सोमन्नराज, ठीक, दूसरा है तुष्टिकर। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तुष्टिकर के 13 सिंघा ताम्रपत्र से। सोमन्नराज का बताते हैं कि इन्होंने देवभोग, जो गरियाबंद में जगह है, उसको क्या किया था, दान दिया था। ठीक, देवभोग ग्राम को क्या किया था, दान दिया था। इनकी जो कुल देवी थी वो स्तंभेश्वरी देवी थी। ठीक, इस वंश के बारे में बस इतनी ही जानकारी याद रखनी है।
ठीक है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं सरभपुरी वंश में। ठीक, देखो इसके पहले हमने देखा राज ऋषि तुल्यकुल वंश, वह किसके अधीन था? गुप्तों के अधीन था। गुप्त और वाकाटक क्या थे? समकालीन थे। वाकाटक थे महाराष्ट्र में, गुप्त थे मगध में। तो जैसे ही गुप्त कमजोर पड़े होंगे, वाकाटक ने छत्तीसगढ़ के इस एरिया पे अपना प्रभाव बढ़ाया होगा। ठीक, तो ये जो सरभपुरी राजवंश है, ठीक, इसके जो संस्थापक है सरभराज। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने राज ऋषि तुल्यकुल वंश वालों को क्या किया? समाप्त कर दिया गया वाकाटकों के द्वारा, और फिर उसने अपना एक सामंत बैठाया जिसका नाम था सरभराज। इसी सरभराज ने जब वाकाटक कमजोर हुए तो इसका फायदा उठा के क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और सरभपुरी वंश की स्थापना कर दी। ठीक, इनका भी काल वही है, 5वीं से 6वीं शताब्दी, सब कनेक्टेड है ना। पहले राज ऋषि तुल्यकुल वंश गुप्तों के अधीन था। ठीक, यहां से जब गुप्तों का प्रभाव कम पड़ा तो वाकाटक ने अपना प्रभाव डाला, अपने सामंत सरभराज को यहां बना दिया, बैठा दिया, मतलब राज ऋषि तुल्यकुल वंश को समाप्त कर दिया। तो राज ऋषि तुल्यकुल वंश को किसके द्वारा समाप्त किया गया? वाकाटकों के द्वारा। वाकाटक का बैठा सरभराज। जब वाकाटक कमजोर हुए तो सरभराज क्या किया? अपने आप को क्या कर देता है? स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक, इन लोग वैष्णव थे, परम भागवत उपाधि लिखते थे। ठीक, इनकी उपाधि क्या थी? परम भागवत। ठीक, एरण अभिलेख में सरभराज को ना गोपराज का नाना बोला गया है। किसमें? एरण अभिलेख में, जहां सरभराज का उल्लेख होता है वहां बताया गया है कि यह गोपराज का नाना था। ठीक, ऐसा उसमें लिखा गया है। अभी इसके एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है कि यह सरभराज वही है कि क्या है ना, लेकिन ऐसा माना जाता है, इसी के लिए गया है। इनका राज चिन्ह गजलक्ष्मी था। ये गजलक्ष्मी खड़ी हुई लक्ष्मी थी जिसका क्या? हाथी अभिषेक करते थे। ठीक, राज चिन्ह क्या था? गजलक्ष्मी था। इनको अमरार्य या अमरज कुल भी बोलते हैं। अमरार्य या अमरज कुल भी बोलते हैं। ठीक, इनके लेखों में ना कहीं भी सन या संवत का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, संवत का प्रयोग नहीं किया गया। ये गुप्त संवत का, उस समय गुप्त संवत चल रहा था, गुप्त संवत का प्रयोग नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि इनको ऐसा हो जाता कि फिर ये क्या, गुप्तों के अधीन लोगों को लगता, इसलिए संवत का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक, जो सरभराज थे, चलो अब इनके शासकों को एक एक करके देखते हैं। सरभराज को लिखो। ठीक, सरभराज थे प्रवर सेन प्रथम के सामंत। ठीक, प्रवर सेन प्रथम कौन? वाकाटक वंश वाला। ठीक, इसने सिक्कों में पहली बार संस्कृत का प्रयोग किया। पहले प्राकृत का प्रयोग होता था, पर इसने किसका प्रयोग किया? संस्कृत का प्रयोग किया। ठीक, हाँ, देखो सरभराज जो है ना, ये प्रवर सेन प्रथम, जो वाकाटक हमने पढ़ा था, प्रवर सेन प्रथम, उसका सामंत था। ठीक, बाद में मौका पाके अपने आप को क्या किया? स्वतंत्र कर लेता और सरभपुर की स्थापना करता है।
इसने सिक्कों में पहली बार संस्कृत का प्रयोग किया। इसके पहले क्या होते थे, जब भी कुछ लिखे जाते थे या सिक्के बनाए जाते थे तो प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। पहली बार इसने क्या किया, संस्कृत का प्रयोग किया। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। सर्वराज के पुत्र की जानकारी मिलती है नरेंद्र राज के रूप में। नरेंद्र राज, इसके दो ताम्रपत्र मिले हैं, एक है पीपर डुला और एक है कुरुद। ठीक, पीपर डुला ताम्रपत्र तीसरे वर्ष जारी किया गया है। ये लोग ऐसा ताम्रपत्र जारी करते थे, सन नहीं लिखते थे, शासन का बताते थे, तीसरे वर्ष 24वें वर्ष। ये जो है कुरुद, ये 24वें वर्ष जारी किया गया है, मतलब काफी लंबा शासन था। और ये जो जारी किया गया है कुरुद वाला, ये तिरकेश्वर शिविर, ये जगह कहाँ इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तिरकेश्वर शिविर से जारी किया गया है, ऐसा उसमें उल्लेख है। इस पीपर दुला ताम्रपत्र में ही बताया गया है कि नरेंद्र का एक भोगपति था। जब हम देखेंगे ना कि इनकी शासन व्यवस्था, तो देखो इसमें कैसे राज्य कैसे डिवाइड था। सबसे पहले राज्य आता था, फिर राष्ट्र आता था, ठीक, फिर भोग आता था, फिर भुक्ति आता था, फिर आहार आता था, फिर ग्राम आता था। ये इनका शासन की व्यवस्था थी। इन्होंने पूरे शासन को इस हिसाब से क्या किया था, डिवाइड करके रखा था। राज्य का प्रमुख राजन होता था, राष्ट्र जो था ये संभाग तुल्य था, जैसा भी संभाग होता है उसके तुल्य था। जो भोग का जो प्रमुख होता था उसे भोगपति कहते थे। और भोगपति क्या है, भूमि दान दे सकता था, गांव दान दे सकता था, पर राजा के अनुमति से। ठीक, तो इसी जो नरेंद्र का ताम्रपत्र है उसमें बताया गया है कि राहुदेव नाम का एक भोगपति था, ठीक, जिसने शंकरापद ग्राम को स्वामित्व को दान दिया था। ठीक, ये पीपरदुला ताम्रपत्र में, इस ताम्रपत्र में बताया गया है कि राहुदेव नाम के भोगपति ने राजा की इच्छा से शंकरापद ग्राम को क्या किया, स्वामित्व को दान दिया था। ठीक, स्वामित्व नाम है, स्वामित्व। राहुदेव भोगपति ने, शंकरापद ग्राम का नाम है, हाँ, इसको दान दिया था, स्वामित्व को। ताम्रपत्र में नरेंद्र राज को ना दो उपाधि दी गई है। एक है खड़गधरा जीत भुवय, खड़गधरा जीत भुवय, मतलब जिसने तलवार के दम पे क्या किया, भूमि को विजित किया। और एक है रिपु शासिन, ठीक, रिपु शासिन। ये दो उपाधियां इसके ताम्रपत्र में हमको इसकी दिखती हैं। ठीक, कुरुद ताम्रपत्र में बताया गया है कि केशवक नामक ग्राम, कुरुद ताम्रपत्र में ना, कुरुद ताम्रपत्र में बताया गया है कि केशवक नामक ग्राम, एक लड़का ब्राह्मण था, भाश्रुत स्वामी, ठीक, इसको दान दिया गया था तालपत्र में लिख के। तो तालपत्र जल गया था, तब दान दिया तालपत्र में लिख के राजा ने, तालपत्र क्या हो गया, जल गया। जब तालपत्र जल गया तो अब उसके अधिकार को कैसे वेरीफाई करेगा। तो फिर नरेंद्र राज जो राजा था उसने फिर वही दान पत्र को क्या ताम्रपत्र पे लिखवा के दिया। यहीं से जो दान पत्र हैं वह तांबे पे लिखना शुरू हुए।
ठीक, तालपत्र जल गया तो इनको ऐसा लगा कि तालपत्र जल्दी खराब हो जाता है, तो फिर तांबे पे लिख के क्या है दान पत्र देना शुरू हुआ। और ये जो दान पत्र है ना, इनको ताम्र शासन या ताम्र पत्र को ताम्र शासन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ताम्र शासन। तो ताम्र पत्र पूछे, ताम्र शासन पूछे, दान पत्र पूछे तो एक ही चीज है, ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, केशवक ग्राम का नाम था। केशवक ये ग्राम दिया गया था भाषुत स्वामी ब्राह्मण को। हाँ, तो जो तालपत्र था क्या जल के नष्ट हो गया, तो इसके बेटे लोग को क्या है अधिकार नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने नरेंद्र राज के पास क्या किया, अप्रोच किया। तो नरेंद्र राज ने क्या किया, फिर इस ध्यान पत्र को क्या तांबे पे लिखवा के उसकी पुष्टि कर दी कि नहीं ये ग्राम इन्हीं लोगों का है, इन्हीं को क्या है इसका आय दिया जाएगा ताकि अपनी जीवन चला सके। ठीक, पहले क्या तालपत्र पे लिखा जाता था। ठीक, रवान प्लेट पे एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ जिसे रवान प्लेट बोलते हैं, उसमें नरेंद्र को परम भागवत बोला गया है। ठीक, रवान प्लेट में नरेंद्र राज को परम भागवत दिया बोला गया है। इसी नरेंद्र की बहन है लोक प्रकाशा। ठीक, इसका विवाह आगे हम पढ़ेंगे तो पांडुवंशीय इंद्रबल से होता है। ठीक है, देखो इसके बाद जो अगला शासक आता है वह आता है, मिटा देते हैं इसको, नया शासक को नए बोर्ड पे बताएंगे। नेट तो नहीं हो रहा है? हाँ, बैठ सकते हैं। हाँ चलो ठीक। देखो फिर आते हैं अपन, अगला शासक है प्रसन्न मात्र। ठीक, नरेंद्र राज और प्रसन्न मात्र के बीच क्या संबंध था अज्ञात है। मतलब जरूर ये नहीं है कि नरेंद्र राज का यह पुत्र ही था, लोगों को नहीं पता इन दोनों के बीच क्या संबंध था या इसके बीच कोई एक आध राजा और आया था कि नहीं आया था, इसकी कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है। जो हमको मिलता है वो सीधे मिलता है नरेंद्र राज के बाद एक राजा हुआ, उसका नाम था प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर शहर की स्थापना की, जिसे आज की डेट में क्या किया जाता है, मल्हार के नाम से जानते हैं। ठीक, यही पहला शासक था सरबपुरी वंश में जिसने सोने के सिक्के जारी किए। तो इसने कैसे सिक्के जारी किए? स्वर्ण सिक्के। ठीक, इसके सिक्के हमें उड़ीसा कटक और महाराष्ट्र का चांदा महाराष्ट्र यहाँ तक से प्राप्त हुए हैं। ठीक, देखो शासन क्षेत्र है ये आरंग। ठीक, यहाँ से उड़ीसा के कटक और इधर महाराष्ट्र चांदा, यहाँ तक सिक्के प्राप्त होना यह दिखाता है कि इसका शासन का क्षेत्र क्या था, बहुत बड़ा था, काफी एरिया में इसका प्रभावपूर्ण था। ठीक, इसके पत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये लिपि का एक प्रकार है जो इन लोग ताम्रपत्र लिखने में यूज करते थे। जो इसके सिक्के हैं उसके केंद्र में गरुड़ बना है। ठीक, और अगल बगल शंख व चक्र बने हुए हैं। पूछता है ये चीज है ना, सिक्कों की डिजाइन कैसी है, तो केंद्र में क्या है, गरुड़ है और अगल बगल क्या है, शंख और चक्र बने हुए हैं। ठीक, और इसके नीचे लिखा हुआ है श्री प्रसन्न मात्र। इसके टोटल 116 सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, पतालेश्वर महादेव मंदिर, डिडनेश्वरी मंदिर जो मल्हार का है,
पतालेश्वर मंदिर मल्हार का है, वह इसके काल का माना जाता है। तो कौन कौन सा? पतालेश्वर मंदिर और डिडनेश्वरी मंदिर, दोनों कहाँ है? मल्हार में है, ठीक, और इसी के काल के माने जाते हैं। ठीक है, हाँ, पतालेश्वर मंदिर और सब दोनों मल्हार में। प्रसन्न मात्र के पुत्र का उल्लेख होता है जयराज के नाम से, ठीक। मल्हार ताम्रपत्र में पत्र बताया कि प्रसन्न मात्र का एक पुत्र था, ठीक, जिसका नाम क्या था? जयराज, ठीक। इसका नाम मनमात्र भी था, ठीक। इसका नाम दुर्गराज भी था। पहले जो खोजकर्ता लोग हैं, जो अन्वेषण करते हैं, पहले इन तीनों को अलग अलग मानते थे। बाद में जब ताम्रपत्रों में नाम का पता चला तो फिर लोगों को लगा कि ये तीनों नाम क्या है? एक ही व्यक्ति के हैं, है ना। तीनों नाम किसके हैं? एक ही व्यक्ति के हैं। जयराज जो है, इसने नाम के आगे महा लगाने की प्रथा शुरू की। अब इसके बाद जितने राजा आएंगे सब अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? महा लगाते हैं। ठीक। कोवा ताल, ठीक, कोवा ताल ताम्रपत्र में इसी जयराज का नाम दुर्गराज बताया गया है, ठीक। और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो दुर्गराज है, इसी ने क्या किया था? दुर्ग शहर की स्थापना की थी, ठीक। इस जयराज के कुल 3 ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक। एक आरंग से मिला है और 2 मल्हार से। ठीक है, चलो अब जयराज का इतना ध्यान रखना है। जयराज के 3 पुत्र होते हैं, हाँ, एक आरंग से मिला है, 2 मल्हार से। इसके 3 पुत्र होते हैं। एक है सुदेवराज, महासुदेवराज बोला जाता है क्योंकि महा लगाने की प्रथा शुरू की इसने, ठीक। फिर प्रवरराज, फिर व्याघ्रराज। ये 3 पुत्र होते हैं इसका, ठीक। कहा जाता है, पता चलता है कि सुदेवराज सरभपुर में था, ठीक। सरभपुर का शासन सुदेवराज के पास था। किसी वजह से प्रवरराज श्रीपुर जाता है और वहीं पे अपनी राजधानी बना लेता है। भाई थे दोनों, पर चाहे तो सामंत के रूप में, चाहे तो ये इससे अलग हो गया होगा, पर ये श्रीपुर की स्थापना करता है। जो आज हम श्रीपुर पढ़ते हैं, उसी श्रीपुर की स्थापना कौन करता है? प्रवरराज प्रथम, और श्रीपुर में रहता है। व्याघ्रराज प्रसन्नपुर में रहता है और प्रवरराज प्रथम का सामंत बन के रहता है, ठीक।
इसका एक ताम्रपत्र मिला है व्याघराज का मल्हार में। यहीं पे इसी ताम्रपत्र में अमरार्य कुल इसको बताया गया है कि अमरार्य कुल का है। ठीक, प्रवरराज प्रथम के दो ताम्रपत्र हैं, ठाकुर दिया, ठीक, और मल्हार। ये दोनों ताम्रपत्र प्रवरराज के शासन के तीसरे वर्ष जारी किए गए थे। ठीक, दोनों ताम्रपत्र तीसरे वर्ष जारी किए गए थे। सुदेवराज के टोटल 8 ताम्रपत्र मिले हैं, पूरे सरभपुर वंश में सबसे ज्यादा। इस 8 में 6 और 2, 6 जारी किए गए हैं सरभपुर से और 2 जारी किए हैं श्रीपुर से। मतलब ये दोनों भाई अलग अलग तो थे, पर 2 श्रीपुर से जब इसने जारी किया तो मतलब फिर भी दोनों के बीच संबंध था। ऐसा नहीं था कि एकदम एक दूसरे के विरोधी थे। इसका पता कब चलता है, जब सुदेवराज पे सूर्यबल आक्रमण करता है। जब ये सूर्यबल पांडुवंशी था, सुदेवराज पे आक्रमण करता है सूर्यबल, ठीक, तो प्रवरराज प्रथम सुदेवराज की मदद करता है और इस सूर्यबल को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। ठीक, क्योंकि ये अल्पकालीन था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सुदेवराज फिर बाद में, वो भी सुदेवराज कहाँ पे, श्रीपुर पे शासन करने लगता है, क्योंकि इसकी अल्पकालीन थी, किसी वजह से खत्म हो गया होगा, तो श्रीपुर का क्षेत्र भी फिर सुदेवराज के बाद आ जाता है। इसके बाद फिर एक बार प्रवरराज का उल्लेख होता है, जिसकी हत्या, इसको सेकंड बोला गया है, जिसकी हत्या सुदेवराज का सर्वाधिकाराधिकृत, ये उस समय सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। इस पद पे था एक व्यक्ति इंद्रबल, ठीक, यह सूर्यबल कहते हैं, इस इंद्रबल का चाचा था। ठीक, सूर्यबल जो था इस इंद्रबल का चाचा था, क्योंकि प्रवरराज ने इसको हरा दिया था। इंद्रबल ने बदला लिया। ये आखिर सुदेवराज के अंतर्गत ही काम करता था, सर्वाधिकाराधिकृत पद पे ही था, पर कहीं से यह शक्तिशाली हो गया होगा और इसने क्या किया, सुदेवराज के बाद प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके इस वंश को समाप्त कर दिया। ठीक, समझ में आई स्टोरी? कहीं डाउट? कहानी क्लियर है? डाउनलोडिंग कर रहे हो? अपलोडिंग डाउनलोडिंग चल रहा है। देखा, मोबाइल का असर, इंटरनेट का असर, लोगों के दिमाग पर भी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होता है। हो गया ना? चलो फिर यहाँ पे अब ये क्या हुआ, ये वंश समाप्त हो गया। अब इंद्रबल एक नए वंश पांडु वंश की स्थापना करेगा। सुदेवराज तो खत्म हो गया ना, ये सुदेवराज है। सुदेवराज का पुत्र आया प्रवरराज सेकंड। हाँ हाँ, ये भाई है, ये यहाँ पे आया,
ये इसकी मदद किया सूरबल के आक्रमण के समय, लेकिन हमने देखा कि ज्यादा नहीं है, तीसरे वर्ष ही दोनों जो है, इसके बाद इसका कुछ नहीं मिलता, मतलब ये तो अल्पकालीन रहा होगा। ये खत्म हो गया तो सुदेव राज को भी श्रीपुर का अधिकार मिल गया। सुदेव राज के बाद आया प्रवर राज टू, क्योंकि यहाँ सूरबल हारा है, इंद्रबल का चाचा है। इंद्रबल सुदेव राज का सर्वाधिकाराधिकृत था, एक अच्छे पद पे था, तभी तो इंद्रबल से लोक प्रकाशा की भी शादी की गई थी। इसने फिर मौके का फायदा उठा के क्या किया, प्रवर राज सेकंड को निपटा दिया। ठीक, चलो अब इसकी थोड़ी सी शासन व्यवस्था देख लेते हैं सरभपुरी वंश की। देखो पहले तो सरभपुर है कहाँ पे, इसका अभी तक किसी को नहीं पता है। लोग अंदाजा लगाते हैं, कोई बोलता है सिरपुर है, कोई बोलता है मल्हार है, कोई बोलता है सारंगढ़ है, और कुछ लोग तो उड़ीसा भी चले जाते हैं कि उड़ीसा संबलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे भी है। तो सरभ राज की हमारे पास कोई, सरभपुर की कोई लोकेशन नहीं है। हम यहाँ पे जो लेख उत्कीर्ण करने वाले कुछ शिल्पियों के नाम देख लेते हैं। ठीक, जो ताम्रपत्र में लेख उत्कीर्ण करते थे कौन कौन से हैं, देखिए इसको देख लीजिए, पूछा जा सकता है। प्रसन्नपुर में था ज्येष्ठ सिंह। ठीक, ये सरभपुरी वंश के क्या थे, राज्य शिल्पी थे जो लेख उत्कीर्ण करते थे। प्रसन्नपुर का है ज्येष्ठ सिंह। श्रीपुर में था गोल सिंह। ठीक, और शरभपुर में 3 थे। शरभपुर में था श्रीदत्त, अचल सिंह और द्रोण सिंह। ठीक, ये इस समय के राज्य शिल्पी थे। ठीक, तीनों ही राजधानियां रही थी अपने अपने समय, प्रसन्नपुर भी था, श्रीपुर भी था और सरभपुर भी था। तो यहाँ पे ये सब राज्य शिल्पी थे। ठीक, इसकी शासन व्यवस्था देखें तो राज्य सबसे ऊंचा होता था, जिसका प्रमुख कौन होता था, राजा। फिर राष्ट्र हो जाता था संभाग। इस समय राष्ट्र दो थे ऐसा लिखने को मिलता है, क्योंकि पूर्वी राष्ट्र का बार बार प्रयोग होता है, मतलब अगर पूर्वी राष्ट्र है तो पश्चिम राष्ट्र भी होगा। ठीक, फिर भोग, भुक्ति, आहार, ग्राम, ये इसकी इस टाइप से इसका शासन क्या था, डिवाइड था। ठीक, जो इस समय का सबसे मजबूत, जो सबसे ऊंचा पद था वह था आपका सर्वाधिकाराधिकृत। अन्य पद थे प्रतिहार, रक्षा के लिए था, चाट भाट सैनिक पुलिस पद थे। ठीक, जो शांति व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं को देखते थे। ठीक, दूतक होता था एक, जो क्या करता था, सूचनाओं को पहुंचाता था। और सामंत, सामंत जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रमुख होते थे। ठीक, ये इनके कुछ पद हैं। सर्वाधिकाराधिकृत सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिहार, सामंत, चाट भाट, दूतक। ठीक, ग्राम में कुछ पद होते थे, ग्राम के पदों को देख लेते हैं। देखिए ये पद कौन कौन से थे, ये पद थे केशवक। ठीक, क्या करते थे इसका उल्लेख नहीं है, पदों के नाम दिए गए हैं। पंबा, मित्रग्राम, ठीक, सुविका, असारक। ठीक, ये कुछ पद हैं जिसका उल्लेख हमको इनके ताम्रपत्रों पे मिलता है। ठीक, इतनी चीजें आपको सरभपुर में ध्यान रखनी है। केशवक, पंबा, मित्रग्राम, सुविका, असारक, ये ग्राम शासन के पद थे। ठीक, मतलब ये ग्राम स्तर की शासन व्यवस्था को देखते थे। मित्रग्राम, ये सुंदर राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे। असाढ़क, ये असाढ़क लिखा है ना।
ठीक, चलो तो फिर आज के कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर देते हैं।